जुलाई 2016। इस दिन सुबह से लेकर शाम तक एक पूरी फैमिली को एक एक करके ख़त्म कर दिया गया। इस दुनिया से उनका नामो निशान तक मिटा दिया गया था। और जो इस केस के विक्टिम्स थे, पुलिस उन्हीं को मर्डरर समझ रही थी। सो दिस स्टोरी वाज वेद प्रकाश किरोड़ीवाल एंड हिज फैमिलीज। सो वेद प्रकाश किरोड़ीवाल फरीदाबाद नॉर्थ दिल्ली में रहा करते थे। उनकी एक गारमेंट शॉप थी और साथ ही में वो एक फाइनेंसर भी थे। और इसका मतलब ये है कि बिजनेसमैन लोग जो थे उनसे पैसे उधार लिया करते थे अपना बिजनेस चलाने के लिए। और उनकी फैमिली में उनकी वाइफ साधना जो कि एक हाउसवाइफ थी, और उनका बेटा शुभम जो कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, और उनकी बेटी भी थी 23 साल की जो कि नैना एक टीचर थी। सो अब कुछ टाइम बाद जब कुछ दिन बीत रहे हैं तो नैना की शादी फिक्स हो जाती है और अब परिवार में खुशी का माहौल था। और जैसा कि हर एक फैमिलीज करती है, वेद प्रकाश जी भी अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करना चाहते थे और वो अपनी बेटी के लिए अब पैसे जमा करने लगते हैं, जैसा कि सारी फैमिलीज भी करती है। वो उनकी तैयारी में जैसे कि कार्ड वगैरह छपवाना वगैरह वगैरह वो कर रहे थे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जिनको वो अपना मानते हैं वही उनके मौत के कारण बनने वाले थे। अब हम जानेंगे वेद प्रकाश जी के जान पहचान वाले जो ज़्यादा उनके पास रहा करते थे। इनमें से पहला नाम आता है रितेश का, जो कि वेद प्रकाश जी की गारमेंट शॉप में काम करा करता था। वेद प्रकाश जी को उस पर पूरा भरोसा था और इसीलिए उन्होंने रितेश को टेम्पररी अपना बिजनेस रेंट पर दे रखा था। बट रितेश इस बिजनेस को संभाल नहीं पाता है और धीरे धीरे ये बिजनेस फेल हो रहा था और रितेश के पैसे अब डूब रहे थे। जो थे उसके पास वो पैसे ख़त्म हो चुके थे। और अब यहाँ पर रितेश जो है वेद प्रकाश जी से कुछ लोन लेता है जो कि था 9 लाख रुपए। चाहे कौन सा कैसा भी रिश्ता हो, लेकिन लोग ऐसे नहीं देते हैं। तो वेद प्रकाश जी भी एक गारंटर को बीच में लेते हैं जो कि था अभिषेक वेद प्रकाश जी के बेटे को ड्राइविंग सिखाया करता था और वो उनके फैमिली में मतलब बहुत ही करीब था, उनका खास था, उन पर बहुत भरोसा था वेद प्रकाश जी को। लेकिन अभी रितेश का बिजनेस तो डूब ही रहा था, साथ में जो उसके पास पैसे थे जो उन्होंने वेद प्रकाश जी से लिए थे वो भी अब डूब चुके थे। और इस टाइम पे वेद प्रकाश जी की बेटी की शादी थी नैना की, तो इसीलिए वो अब उन्होंने कुछ महीने का बोला था कि हम कुछ महीने बाद पैसे वापस दे देंगे। लेकिन अब महीने बीत रहे थे और वो पैसे वापस नहीं दे रहे थे क्योंकि उनके पास पैसे थे ही नहीं, वो डूब चुके थे। लेकिन वेद प्रकाश जी बार बार उन्हें फोर्स करते हैं कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, जो कि उनका हक है क्योंकि उनके पैसे थे। अब रितेश और अभिषेक ये सोचने लगते हैं कि हम कैसे उनके पैसे वापस देंगे। यहाँ पर अब एंट्री होती है एक तीसरे इंसान की, जो कि था सोनू, वेद प्रकाश जी का भतीजा, उनका ही खून। लेकिन सोनू की नीयत साफ नहीं थी, उसकी नीयत में खोट था। वो बस यही चाहता था कि कैसे भी करके वो अपने अंकल का बिजनेस वो कैसे भी हड़प सके। अभिषेक सारी बातें सोनू को बताता है कि कैसे मैंने वेद प्रकाश जी से हमने लोन लिया था और वो पैसे डूब चुके हैं और अब वेद प्रकाश जी हमसे वापस पैसे मांग रहे हैं। हमारे पास अभी है नहीं देने को। सोनू यहाँ पर अपना दिमाग लगाता है और उनसे कहता है कि क्यों ना हम वेद प्रकाश जी को ही ख़त्म कर दें, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। वो कहता कि जब हम उनको मार देंगे तो बाद में उनका बिजनेस मैं अपने नाम कर लूँगा और कुछ हिस्सा मैं तुम्हें भी दे दूँगा। यहाँ पर आता है लालच, और लालच में वो मान जाते हैं। और क्योंकि वो उनका मर्डर करने वाले थे लेकिन उन्होंने ऐसा कभी करा नहीं था। तो यहाँ पर एक और बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम था मनु। ज़्यादा उम्र में नहीं था, वो बस 16 साल का था। उसको ये भी नहीं पता था कि वो क्या करने जा रहा है। अब दिन आता है 15 जुलाई 2016। इस दिन सुबह के 11 बज रहे थे। अभिषेक ने
वेद प्रकाश जी को कॉल करा और उसने उससे कहा कि अंकल शुभम के गाड़ी के टायर बदलना है, सो आप यहाँ पर आ जाओ। सो वेद प्रकाश जी उस पर शक नहीं करते क्योंकि वो उनकी फैमिली के लिए कुछ कर रहा था। सो वेद प्रकाश जी वहाँ पर चले जाते हैं। सो अभिषेक उनको अपनी गाड़ी में बिठाता है और कुछ देर चलने के बाद जब वो मतलब बातें कर रहे होंगे बिजनेस वगैरह के कुछ, लेकिन वेद प्रकाश जी को ये शक नहीं हुआ कि ठीक उनके पीछे वाली सीट पे ही मनु छुप कर बैठा है और मनु के हाथ में था एक क्लच वायर। सो अब अचानक से मनु ने वेद प्रकाश जी का गला घोटने लगा उस क्लच वायर से। और सोचो मतलब कि वेद प्रकाश जी उस टाइम क्या देख रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे। जो उनके खास थे, जो उनको मतलब जो उनके चाहने वाले थे, वही उनके जान ले रहे थे उस टाइम। सो अभी उनका दम घुटने पर वहाँ पर वेद प्रकाश जी की मौत हो जाती है। मतलब बात यही हुई थी उनके बीच में कि बस वेद प्रकाश जी को हम मारेंगे, लेकिन ये सिलसिला यहाँ पर नहीं रुकता। अभिषेक कहता है कि जिस टाइम वेद प्रकाश जी मेरे पास आए थे तो शायद शुभम ने हमें देख लिया था, तो उन्हें अब डर लगने लगता कि अगर क्या शुभम ने कुछ देखा होगा तो हम पकड़े जाएंगे, पक्का है। सो अभी वो ये प्लान बनाते हैं कि हम शुभम को भी हम अपने रास्ते से हटाएंगे। सो अभी अभिषेक शुभम को फ़ोन लगाता है और कहता है कि तेरे पापा मेरे पास हैं, तू यहाँ पर आ जा। सो अभिषेक भी वहाँ पर चला जाता है और सेम जैसे उन्होंने वेद प्रकाश जी को मारा था वो शुभम को भी मारते हैं। और अब गाड़ी में थी 2 डेड बॉडीज़ और लेकिन साधना जी जो कि वेद प्रकाश जी की वाइफ थी, अभिषेक और मनु को ये लगता है कि उन्होंने हमें यहाँ पर जब हम शुभम को यहाँ पर लेके आ रहे थे तो उन्होंने हमें देख लिया, उन्होंने उनको देखा था। तो अब उनको साधना जी को भी रास्ते से हटाना था। सो वो वैसे ही जैसे उन दोनों को उन्होंने मारा था वैसे ही साधना जी को वहाँ पर बुलाते हैं और वो मार देते हैं। अब गाड़ी में 3 डेड बॉडीज थी एंड उनकी टेंशन और बढ़ रही थी और अब रात हो चुकी थी, रात के 8-9 बजे रुके थे। सो अब 9 बजे वो नैना को बुलाते हैं जो चौथी मेंबर थी इस फैमिली की, वो उसको भी वहाँ पर बुलाते हैं। सो 9 बज रहे थे और 9 बजे जैसा कि उन्होंने इन तीनों के साथ उन्होंने किया था वैसा ही उन्होंने नैना के साथ भी किया। और अब एक 4 फैमिली मेंबर, एक पूरी फैमिली को उन्होंने ख़त्म कर दिया था। सो अभी वो उनका प्लान था कि इन डेड बॉडीज़ को ठिकाने पर लगाना है। सो वो पहले तो फरीदाबाद की एक बंद स्कूल में जाते हैं और वहाँ पर वो सारी बॉडीज़ को एक दूसरी गाड़ी में लोड करते हैं। और मतलब नैना की पॉकेट में वेद प्रकाश जी की गाड़ी की चाबी मिली थी पुलिस को। सो अब उनका डेस्टिनेशन था उत्तर प्रदेश हापुड़। सो वो हापुड़ की तरफ निकल जाते हैं। वो रात भर गाड़ी चलाते हैं और सुबह जल्दी वो वहाँ पर एक कैनाल है जिसका नाम है अपर गंगा कैनाल, वो वहाँ पर उन सारी बॉडीज़ को फेंक देते हैं। सो अब दूसरे दिन जब कुछ लोग उस कैनाल के पास जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि एक लड़की की डेड बॉडी पानी के ऊपर तैर रही थी। तो उन्होंने तुरंत ही पुलिस को फ़ोन लगाया। यहाँ पर यूपी पुलिस आती है और यूपी पुलिस उस डेड बॉडी को रिकवर करती है। सो लेकिन यहाँ पर बस एक ही इंसान की डेड बॉडी मिली थी जो कि थी नैना। बाकी तीनों की उन्हें डेड बॉडी नहीं मिली थी, तो इसीलिए ये केस ज़्यादा मतलब चर्चा में था। सो अभी पुलिस नैना की बॉडी का पोस्टमार्टम करती है और मतलब पुलिस को ये शक था कि शुरुआत से ये शक था कि ये एक ऑनर किलिंग है और हो सकता है कि फैमिली मेम्बर्स ही, ये जो 3 फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने ही नैना को मारा है क्योंकि वो रिश्ते के कारण शायद उन्होंने मारा होगा। सो वो इस केस को इसी को लेकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जो 3 लोग मर चुके थे उन्हीं पर अब मर्डर केस चार्जशीट हो चुका था। सो अब सारी फैमिली टेंशन में थी वेद प्रकाश जी की और पुलिस भी उन पे ही शक कर रही थी। सो अभी इन्वेस्टिगेशन में सालों बीत रहे थे और जैसा कि बाद में होता है कि यह केस भी एक कोल्ड केस बन के बंद हो गया। लेकिन कहते हैं कि कर्मा इज़ रियल। सो इस केस में भी यही हुआ। एक इन्फॉर्मर ने कहा कि
अभिषेक नाम का लड़का, जो कि एक क्लब में, दिल्ली के क्लब में ये दारू पीकर ये कह रहा था कि कैसे मैंने एक पूरी फैमिली को मार दिया और मैं आज तक पकड़ा नहीं गया। वो मतलब अपने बहादुरी के किस्से सुना रहा था वहाँ पर, शायद वो किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए सब कह रहा था। सो इसी बेवकूफ़ी की वजह से वो पकड़ा जाता है। दिल्ली पुलिस उसको तुरंत ही पकड़ लेती है। पहले तो पूछताछ करने पर वो कुछ बताता नहीं है, लेकिन बाद में वो सब कुछ बता देता है कि कैसे रितेश पर कर्जा था, कैसे सोनू ने ये प्लान बनाया और कैसे हमने मनु को इन्वॉल्व करा इसमें और कैसे हमने उस फैमिली को मारा था। सो अब जब उस अभिषेक तो पकड़ा गया था, लेकिन जब पुलिस जब पुलिस बाकी अपराधियों को पकड़ने जा रही थी, आई डोंट नो अपराधी क्या करते, तो उनको पकड़ने जाते हैं तो मतलब पुलिस भी शौक में थी, क्योंकि रितेश जो कि मेन आदमी था इस केस में, वो उसने सुसाइड कर ली थी। शायद वो उसका मतलब उसको रिग्रेट था कि कैसे उसने अपने ही लालच में आकर एक पूरी फैमिली को मार दिया था। सो उसको रातों में नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसे बेचैनी हो रही होगी, सो इसलिए वो आत्महत्या कर लेता है। और दूसरा इंसान मनु, उसकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। सो 2 इंसान इस केस में जो थे उनकी तो मौत हो ही चुकी थी, और 2 इंसान जो थे अभिषेक और सोनू जो जिंदा थे उनको पुलिस पकड़ लेती है। आई डोंट नो कर्मा है या क्या है, लेकिन 2 जो इस केस में जो अपराधी थे वो तो मर गए थे और 2 पकड़े गए थे। सो इसलिए कहा जाता है कि लोग कहते हैं कि इस केस में मतलब जो मरे थे उन्हीं की आत्मा ने अपना बदला लिया था। सो आपको क्या लगता है, ये सब है रियल है या नहीं है? आप कमेंट करके बता सकते हो। और आज की वीडियो में यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब कुछ कर देना यार। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।